हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा है। अपनी जीएसटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ पेमेंट ऑफ टैक्स का टॉपिक। ठीक है, ये जो है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही काम में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली मंथ एंड पे सीए के ऑफिस में यही तो काम होता है ना। पहले टैक्स का पेमेंट करो और उसके बाद में रिटर्न फाइल करो, सिंपल। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड हम प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, इनपुट टैक्स क्या होता है। सो इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट टैक्स मीन्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई मेड टू हिम, ठीक है। तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जो गुड्स परचेज किए, जो सप्लाई उसके पास आया, उस पर उसने जो टैक्स पे किया गाइस, जो टैक्स उसने अपने बिल में पे किया, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। ओके, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आईजीएसटी और इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ जाएगा। उसके अलावा उसने आरसीएम में जो टैक्स पे किया वो भी आएगा, आरसीएम में टैक्स किया वो भी आएगा, अगेन आरसीएम पूरा आ जाएगा। लेकिन गाइस, अगर उसने कंपोजिशन लेवी में कोई टैक्स पे किया है तो उसे इनपुट टैक्स में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप पहले ही कंपोजिशन लेवी में बहुत कम टैक्स पे करते हो, तो उसका थोड़ी ना आपको कोई क्रेडिट मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो सेक्शन 10 है उसमें आपको वो जो टैक्स आपने पे किया होगा अंडर सेक्शन 10 फॉर कंपोजिशन स्कीम, वो यहाँ पे इनपुट टैक्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट सेक्शन 49 की बात करता हूँ आपसे। सेक्शन 49(1), सेक्शन 49(1), एवरी डिपॉजिट ऑफ सच नेचर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर। अब गाइस, जो भी पैसे आप अपने जीएसटी नंबर में, ठीक है, जीएसटी नंबर के थ्रू जो भी पैसे पे करेंगे वो सबसे पहले पोर्टल पे आपके ई कैश लेजर में शो करेगा। ओके, सेक्शन 49(2), जो गाइस आपने गुड्स परचेज किए हैं उसके ऊपर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, एज असेस्ड इन रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है गाइस, तो दो तरह के लेजर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक होता है कैश लेजर। जो रजिस्टर्ड पर्सन कैश में अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करता है उसे उस पैसों को ई कैश लेजर में डिपॉजिट किया जाता है। और जो गाइस आईटीसी होता है, क्रेडिट होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दैट इज ईसीएल, मैंने यहाँ पे उसे ईसीएल बोला है, ईसीएल में क्रेडिट किया जाता है। सेक्शन 49(3), द अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेजर मे बी यूज्ड फॉर। अब गाइस ये देखिए, जो आपका ई कैश लेजर में अमाउंट होता है उसे आप टैक्स पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, पेनल्टी एंड फीस पे करने के लिए, या फिर किसी भी तरह का अमाउंट पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो तो कैश ही है ना। उसके अलावा गाइस 49(4), द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब समझ रहा, जो कैश लेजर का बैलेंस था वो आप कोई भी पेमेंट अंडर जीएसटी हो वो कर सकते हो, लेकिन ईसीएल का पेमेंट आप सिर्फ आउटपुट टैक्स पे करने के लिए ही कर सकते हो। इसका मतलब गाइस, अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई फीस लगाई जाए तो वो आप अपने क्रेडिट के थ्रू पे नहीं कर सकते, वो आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। समझ में आया। सेक्शन 49(5), यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आईटीसी हमारे इनपुट क्रेडिट को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए। यस। उसके अलावा सेक्शन 49 सबसेक्शन 6, द बैलेंस ऑफ ई कैश लेजर और ईसीएल आफ्टर ऑल द पेमेंट्स में बी रिफंडेड एज पर सेक्शन 54। तो गाइस, अगर सारे पेमेंट हो जाते हैं तो ईसीएल और ई कैश लेजर में जो भी पैसे बचते हैं उसे आपको रिफंड कर सकते हैं। अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन जनरली गाइस कोई अप्लाई करता नहीं है, क्योंकि वो पैसे बैलेंस पड़े हो तो नेक्स्ट रिटर्न में भी यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन 49(7), ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी रिकॉर्डेड इन ई लाइबिलिटी रजिस्टर। देखो गाइस, ये लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास दो चीज़ें थी, ठीक है। कौन सी थी? एक थी आपके पास कैश लेजर और एक था आपके पास क्रेडिट लेजर, ठीक है। और
लाइबिलिटी जो है, जो पैसा आपको ये दो को यूज़ करके पे करना है, दैट इज ई लाइबिलिटी रजिस्टर में रहेगा। ठीक है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 8 ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अब गाइज देखो कौन सा पेमेंट पहले होगा, कौन सा पेमेंट बाद में होगा। तो गाइज देखो सबसे पहले सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। तो आप जिस भी टैक्स पीरियड का रिटर्न भर रहे हो उससे पहले के रिटर्न का अगर कुछ ड्यू है, अगर कुछ पेमेंट देना बाकी है, तो पहले आपके पैसे वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। ओके। उसके बाद करंट पीरियड के लिए आपका बैलेंस यूज़ किया जाएगा एंड एनी अदर अमाउंट इंक्लूडिंग डिमांड अंडर सेक्शन 73-74। तो 73-74 में अगर डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर कोई डिमांड रेस करी है तो फिर उसके लिए भी वो पैसा यूज़ किया जाएगा। ओके। यस। नाउ सेक्शन 49(9) एवरी पर्सन हु हैज़ पेड टैक्स अंडर दिस एक्ट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज is deemed to have passed on such tax to recipient of supplies। अगर गाइज अब ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ मैं आपको। देखो गाइज ये जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, पता है आपको। मतलब क्या पता है, जब मैं कुछ गुड्स सेल करता हूँ ना, तो जो पर्सन मुझसे गुड्स परचेज करता है मैं ये जीएसटी का पैसा उससे कलेक्ट करता हूँ। सिंपल बात बताऊँ आपको, 100 रुपये का बिल हुआ, उसके ऊपर 5 रुपीज़ जीएसटी हुआ, तो वो 5 रुपीज़ मैं कस्टमर से ही कलेक्ट करता हूँ। मैं कस्टमर से 105 रुपीज़ लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ ना, तो वो जो 5 रुपीज़ मैंने जीएसटी के लिए थे वो मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ। समझ में आया? ओके। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम जीएसटी डिपार्टमेंट ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप जो भी जीएसटी का पैसा अपने रिटर्न के साथ पे कर रहे हो वो आपने अपने कस्टमर से रिकवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं गाइस। पेमेंट ऑफ टैक्स रूल्स, रूल नंबर 85, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर की बात हो रही है। ठीक है। सो इसमें कौन सी चीज़ें आएगी सबसे पहले, तो गाइस ये रजिस्टर जो होता है लाइबिलिटी रजिस्टर, ये PMT01 नाम के फॉर्म में मेंटेन होता है। उसके अलावा उसमें कौन से डेबिट्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसमें टैक्स एंड अदर ड्यूज आएंगे, ठीक है, एज पर रिटर्न फर्निश्ड, आपने जो रिटर्न फर्निश किया उसके हिसाब से। उसके अलावा टैक्स एंड अदर ड्यूज एज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। उसके अलावा कोई अगर मिसमैच आया हो, ठीक है, मिसमैच आया हो, किसी और ने आपकी इन्फॉर्मेशन जो अपलोड की है और आपने जो अपलोड की है वो मैच नहीं हो रहा है, तो मिसमैच से रिलेटेड कोई पेमेंट है, ठीक है, अंडर सेक्शन 42, 43 एंड सेक्शन 50, तो वो ड्यूज़। और उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर एक्री हुआ है तो वो ड्यूज़, ये सारी चीज़ें आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट की जाएगी। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि ये सारा पैसा आपको गवर्नमेंट को पे करना बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पेमेंट फॉर लाइबिलिटी इन ELR इज मेड बाय डेबिट टू। अब इसका पेमेंट जो है वो आप एक तो ECL से, एक तो ई-कैश लेजर से कर सकते हो। टू बी पेड फ्रॉम ई-कैश लेजर ओनली। अब कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो ई-कैश लेजर से ही पे करनी पड़ेगी। तो उसमें पहला आता है TDS अंडर सेक्शन 51, TCS 52 में RCM का पेमेंट, उसके अलावा अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी का पेमेंट, और उसके अलावा इंटरेस्ट पेनल्टी फीस। इसके लिए आप कोई क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, एनी अमाउंट ऑफ डिमांड डेबिटेड इन ELR। अगर कोई डिमांड आपकी ELR में डेबिट हुई है, ELR मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, शैल स्टैंड रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट द रिलीफ गिवन बाय द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट। ठीक है। तो गाइज क्या हुआ, अगर आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड रेज हुई और आप अपील में गए, फिर अपीलेट अथॉरिटी ने या कोर्ट ने या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आपकी वो डिमांड जो है वो कम कर दी, तो रिस्पेक्टिवली आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में जो लाइबिलिटी दिख रही थी उसे भी कम कर दिया जाएगा। ना ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी बाय रजिस्टर्ड पर्सन सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू ELR अगेंस्ट डेबिटर ऑन अकाउंट ऑफ पेनल्टी। एकदम लॉजिकल है, कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं डिस्कस करने जैसा। उसके अलावा गाइज नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन नोटिस एनी डिस्क्रिपेंसी इन ELR। अगर आपको लगता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में कुछ गड़बड़ है, कुछ उसमें एक्सेस दिख रहा है,
देखो कम दिख रहा होगा तो आप तो जाके बोलने वाले हो नहीं, इतने तो ईमानदार हो नहीं आप, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा दिख रहा होगा तो पहले जाके बोलोगे। तो इस केस में आप प्रॉपर ऑफिसर से कम्युनिकेट कर सकते हो, उसे बता सकते हो कि भाई साहब आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है, आप प्लीज़ मुझे चेक करके बताइए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे गाइस हमने बात करी रूल नंबर 85 की, पेमेंट ऑफ टैक्स रूल्स में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रूल नंबर 86, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो गाइस ECL इज मेंटेन अंडर PMT 02। PMT 01 में क्या था, लाइबिलिटी रजिस्टर, और अब यहाँ पे 02 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ECL इज डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। जैसे जैसे आप अपना जो GST का ITC था आपके पास, क्रेडिट था, उसे जैसे जैसे आप यूज़ करते हो टैक्स पे करने के लिए, तो वैसे वैसे ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है। ECL शैल बी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ रिफंड अमाउंट क्लेम। उसके अलावा अगर आप रिफंड क्लेम करते हो और पैसा ले लेते हो तो भी आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है। इफ़ क्लेम इज रिजेक्टेड तो फिर ऑफकोर्स डेबिट नहीं होगा, तो रिक्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उस रिक्रेडिट करने के लिए गाइस जो प्रॉपर ऑफिसर का ऑर्डर आएगा वो आपका फॉर्म नंबर 03 में आएगा। नो एंट्री शैल बी मेड इन ECL इन एनी सर्कमस्टांसेस। गाइस देखो ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा, ठीक है। इसमें आप मैन्युअली, आप या आपकी GST डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर इसमें कोई मैन्युअली एंट्री नहीं करेगा। ये पूरा सिस्टम ही इस तरीके से बनाया गया है कि सारे ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट जो है, जो इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ ही जाएगा। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन नोटिस एनी डिस्क्रिपेंसी इन ECL ही शैल कम्युनिकेट टू PO। ओके गाइस, यस। नेक्स्ट, रूल नंबर 87, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 87 में ई-कैश लेजर इज मेंटेन्ड इन GST PMT 05 फॉर्म फॉर पेमेंट इन दिस लेजर रजिस्टर्ड पर्सन को। अब देखो गाइस, कैश लेजर में जब पेमेंट की बात आती है तो आपको एक चालान जनरेट करना पड़ता है, जनरेट अ चालान इन GST PMT 06 फॉर्म एंड एंटर द डिटेल्स। ये आपको जनरली सारे जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें उनके CA ही बना कर देते हैं। एंड एंटर द डिटेल्स ऑफ अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय हिम टूवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट। नाउ अब गाइस क्या होता है, पहले ऑनलाइन चालान जनरेट की जाती है और फिर उन चालान्स का पेमेंट किया जाता है। तो चालान जनरेट करने के बाद वो 15 डेज तक वैलिड होती है। जनरली क्या होता है, CA लोग चालान जनरेट कर लेते हैं और फिर जो बिजनेसमैन है वो ऑनलाइन जाकर अपने बैंक के थ्रू उस चालान का पेमेंट करते हैं। पर्सन्स प्रोवाइडिंग OIDR सर्विसेज, ठीक है, ऑनलाइन डेटा रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट इन इंडिया may also do so from board's payment system, that is electronic accounting system in excise and service tax। छोड़ दो, अपने काम का नहीं है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ डिपॉजिट। अब गाइस जो आप पैसा भर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किस तरीके से भर सकते हो, तो एक आप नेट बैंकिंग से भर सकते हो, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS। यार NEFT RTGS क्या है, आई होप आपको पता होगा इस लेवल पे, ठीक है। या फिर ओवर द काउंटर भी आप बैंक्स में जाके, ऑथोराइज बैंक्स में जाके पैसे भर सकते हो। लेकिन कैश आप देना चाहो तो आप अप टू 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड दे सकते हो। ओके गाइस, यस। नेक्स्ट, अब गाइस ये जो 10,000 का रेस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ मैक्सिमम 10,000 ही कैश में दिया जाए, वो रेस्ट्रिक्शन कुछ लोगों को लागू नहीं होता है, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ओके। उसके अलावा प्रॉपर ऑफिसर को लागू नहीं होता है। जब प्रॉपर ऑफिसर को किसी से टैक्स रिकवर करना है तो ऐसा नहीं रहेगा कि भाई ठीक है 10,000 ही दे। वो ये नहीं बोल सकता कि आप तो 10,000 ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते हो आप बैंक से, आप कैश में, और बैंक से बोलेगा मेरा बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। तो प्रॉपर ऑफिसर जो है कितना भी पैसा कैश में ले सकता है। उसके अलावा वो जब इन्वेस्टिगेशन या इन्फोर्समेंट एक्टिविटी शुरू है तो उस केस में जो पैसा उसे मिलता है तो वो भी, उसके लिए भी 10,000 की कोई लिमिट जो है वो नहीं लगेगी। ओके गाइस, यस। नेक्स्ट पॉइंट, द कमीशन इफ एनी इज चार्ज्ड फॉर चालान पेमेंट
शैल बी बोर्न बाय द पर्सन मेकिंग सच पेमेंट। यहाँ पे और एक चीज़ बता दी गई है कि ये चालान पेमेंट के लिए बैंक, ठीक है, जो कमीशन लेगा वो कौन पे करेगा, तो ऑफकोर्स वो रजिस्टर्ड पर्सन ही पे करेगा, सरकार थोड़ी पे करेगी यार, आपको ही पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, एनी पेमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी ID नंबर जनरेटेड थ्रू कॉमन पोर्टल। तो गाइज देखो, ये जब पेमेंट होता है ना तो वहाँ पे हम अपना GST नंबर बताते हैं कि हमने पेमेंट इस GST नंबर के लिए किया है, इस रजिस्ट्रेशन के लिए किया है। लेकिन अगर कोई केस में GST पे भी करना हो और रजिस्ट्रेशन नंबर भी ना हो तो उस केस में एक टेम्पररी ID जो है वो जनरेट की जाती है, टेम्पररी ID जनरेट करके उसके थ्रू पेमेंट किया जाता है ना। उसके अलावा गाइज, अमेंडेड फॉर्म टू बी जनरेटेड ऑन पोर्टल फॉर NEFT और RTGS पेमेंट। तो गाइज ये मैंडेट फॉर्म जनरेट होता है। आप में से जो लोग CA कर रहे होंगे या फिर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने CA के ऑफिस में काम किया होगा तो उन्हें पता होगा कि हम लोग क्लाइंट्स को बहुत सी बार ऐसे मैंडेट फॉर्म बना के देते हैं जिससे कि वो लोग बैंक में जाकर NEFT पेमेंट करते हैं। ऑन सक्सेसफुल पेमेंट चालान इज़ जनरेटेड। चालान नंबर जो है वो गाइज तभी जनरेट होता है जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। और अगर बैंक से करोगे तो आपको चालान नंबर बैंक से मिल जाएगा। ना इस बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड। अब गाइस अगर कोई केस में ऐसा होता है कि आपका अकाउंट से पैसा तो चला गया लेकिन आपका चालान नंबर जनरेट ही नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, आप PMT 07 फॉर्म जो है वो पोर्टल पे सबमिट करोगे, ठीक है। पोर्टल के थ्रू बैंक को ये मैसेज जाएगा, बैंक या पेमेंट गेटवे के थ्रू आपका जो मैसेज है वो चला जाएगा कि इस पर्सन ने पेमेंट किया है लेकिन चालान नंबर जनरेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51। तो जो पैसा आपने 51 में TDS में लिया या 52 में TCS में लिया है एंड क्लेम्ड इन GSTR 2, ठीक है, सामने वाले पर्सन ने क्लेम किया है, ठीक है, शैल बी क्रेडिटेड टू हिज। तो ये पैसा जो है ये उसके कैश लेजर में जाएगा इन अकॉर्डेंस विथ रूल 87। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था गाइज, आपको समझ में आया क्या? देखो गाइज, आपने गुड्स परचेज किए कोई ऐसे पर्सन से जिसको TDS कलेक्ट करना मैंडेटरी था, तो उसने आपका TDS कलेक्ट कर लिया आपसे और गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब ये जो पैसा है गाइज ये आपकी क्रेडिट लेजर में आएगा या कैश लेजर में आएगा, ये डाउट था। अब देखो, अगर वो क्रेडिट लेजर में आएगा तो सिर्फ टैक्स के लिए काम आएगा, अगर वो कैश लेजर में आएगा तो बहुत सारे पेमेंट करने के लिए काम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए ये ज़रूरी था, तो इन्होंने कहा कि वो पैसा हम 15 डेज़ के अंदर आपको क्या करेंगे, आपके कैश लेजर में ही आपको क्रेडिट करेंगे ताकि आप उसे यूज़ कर सको प्रॉपरली। उसके अलावा गाइस, वेयर रिफंड इज क्लेम्ड, अगर आप रिफंड क्लेम करते हो तो गाइस क्या होता है, क्रेडिट लेजर से पैसा निकल के आपके कैश लेजर में डेबिट हो जाता है। सॉरी माय मिस्टेक, आपके कैश लेजर से जब आप जब भी आप रिफंड क्लेम करते हो तो वो पैसा आपके ई कैश लेजर से डेबिट हो जाता है क्योंकि आपको वो अपने बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाता है। नेक्स्ट, रिक्रेडिट द अमाउंट इफ़ रिफंड इज़ रिजेक्टेड। ऑफ कोर्स रिक्रेडिट हो जाएगा अगर रिफंड मिला ही नहीं। एक और छोटा सा रूल बात कर लूँ, रूल नंबर 88 की। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, जब भी आप के लेजर में कोई डेबिट या क्रेडिट एंट्री होगी तो उसका एक UIN जनरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। A UIN indicating discharge of any liability shall be indicated in corresponding entry in liability register। तो गाइस जो liability register होता है उसमें ये UIN जो है कि कौन से ट्रांजेक्शन के थ्रू ये लाइबिलिटी सेटल की गई वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। UIN जनरेटेड फॉर ईच क्रेडिट इन ELR एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन 2 अबाउ। तो सेकंड पॉइंट के अलावा ELR में जितना भी क्रेडिट आएगा उसके लिए UIN जनरेट होता ही है। ओके गाइस, तो यहाँ पे गाइस हमारी रूल नंबर 88 की बात हो जाती है फिनिश। नेक्स्ट सेशन में गाइस हम लोग TDS और TCS की बात कर लेंगे जो कि और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर ही सकते हो। पेमेंट ऑफ टैक्स का यहाँ पे एंड होता है गाइस। सी यू, टेक केयर।